बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS निक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, और आज हम डिस्कस करेंगे CSS का एक टॉपिक जिस पे आउटलाइन मैंने पहले से बना ली है, आपको आसानी होगी इसको समझने में। टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ग्लोबल पीस। देखिए, जब इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो आप जो है इसको आर्गुमेंटेटिव भी ले सकते हैं कि यस, ग्लोबलाइजेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ग्लोबल पीस, या नो, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ग्लोबल पीस। तो सबसे पहले तो आपने जब आउटलाइन बनानी है तो टॉपिक लिख लेना है सेंटर पे। उसके बाद हेडिंग देनी है आउटलाइन की। उसके बाद जो है आपने नंबरिंग शुरू करनी है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के बाद थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग आ जाती है और लोग थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं और आप चाहें तो नहीं लिख सकते, बट आई वुड प्रेफर कि आप इंट्रोडक्शन लिखें इस तरीके से, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट ना लिखें, क्योंकि आप शुरू में ही अगर उसको सेंटेंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कोई भी इशू आप उसको बता देंगे तो वो आगे बस उसी को देखते हुए जो है ना आपके इंट्रोडक्टरी पैरा में आपको वही गलतियां ढूंढेगा, उसको आराम से नज़र आ जाएंगी। जब वो नज़र आ जाएंगी तो आपके माइनस में मार्क्स होना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है, अब हमारी मेन टॉपिक आ गया है हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन मैंडेटरी फॉर ग्लोबल पीस। तो मैंने लिखा है यस, ग्लोबलाइजेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ग्लोबल पीस। तो कैसे है इसको हम डिस्कस करेंगे। देखें, वो कहते हैं कि डायरेक्ट हिट द टॉपिक। तो बस इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहाँ पे मैंने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बताने में नहीं बैठ गया क्योंकि इट वाज नॉट नेसेसरी। उसको इस चीज़ का पता है। उसने दो चीज़ें पूछी है, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से मैंडेटरी है ग्लोबल पीस के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन को हमने लिंक करना है ग्लोबल पीस के साथ। इन दो चीज़ों को लेके चलेंगे और हमारा सारा जो है ना ऐसे पास हो जाएगा। इसके अलावा डिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन चीज़ों पे चला जाऊंगा तो मैं अपने मेन टॉपिक से डेविएट कर जाऊंगा। अब हमने मेन हेडर बना दिया, वो है ग्लोबलाइजेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ग्लोबल पीस। अब मेरा पहला पॉइंट है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ वॉर। इस पॉइंट का मतलब है कि इकोनॉमिकली जो है ना कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं जाते और जिसकी वजह से वॉर जो है नहीं होती। अब यहाँ पे केस इन पॉइंट मैंने दिया हुआ है, चाइना और US ट्रेड इंटरडिपेंडेंस है। चाइना और US एक दूसरे के ऊपर ट्रेड की वजह से इंटरडिपेंड करते हैं, जिससे क्या होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ आउटराइट वॉर डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशन। ऑल दो कि चाइना और US के दरमियान पॉलिटिकल टेंशन है, ये आप सबको पता है, मगर इन दोनों की जो है ट्रेड की इंटरडिपेंडेंस है, जिसकी वजह से जो है आउटराइट वॉर नहीं होती। पॉलिटिकल टेंशन तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास। जो नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूचुअल रिलायंस इनकरेजेस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। तो म्यूचुअल रिलायंस है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री में, तीसरी कंट्री में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ ऊपर रिलाई करते हैं फॉर रिसोर्सेज, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड, और आपको कोई इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन चाहिए होती है। इन सब चीज़ों में आप एक दूसरे के साथ रिलाई करते हैं, म्यूचुअल रिलायंस शो करते हैं। तो आप ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते दूसरी कंट्री के साथ। तो आपको जो है ग्लोबलाइजेशन फिर क्या करती है, इसके थ्रू हेल्प करती है कि आप जो है ग्लोबल पीस जो है वो क्रिएट करें। अब इसी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए जो है ना यहाँ पे केस इन पॉइंट दिया, साउथ कोरिया आसियान पार्टनरशिप रिसोर्सेज एक्सचेंज एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन इंश्योर स्टेबिलिटी। मतलब कि साउथ कोरिया और आसियान की पार्टनरशिप ने क्या किया, हेल्प किया कि रिसोर्स एक्सचेंज हो और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो। कोलैबोरेशन तभी होती है जब पीस हो। तो ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प किया है कि जो है रिसोर्स एक्सचेंज हो, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट हो, तो क्या होगा, इससे हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ पॉइंट नंबर C, ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी हैम्परिंग सोशल अनरेस्ट।
अब जो हमारा पॉइंट है ना कि ग्लोबलाइजेशन हेल्प करती है कि रिड्यूस करे पावर्टी, जिससे सोशल अनरेस्ट जो है ना वो हैम्पर होता है, रुक जाता है। जैसे कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ने क्या रिज़ल्ट किया, उसने अपलिफ्ट की मिलियंस फ्रॉम पावर्टी। मिलियंस ऑफ लोगों को जो है ना पावर्टी से अपलिफ्ट किया, जिसकी वजह से खुशहाली आई। जब किसकी वजह से आई? ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई। जब खुशहाली आएगी तो क्या होगा? प्रोग्रेस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, अनरेस्ट नहीं होगा, और जो है ना आपके पास वॉर नहीं होगी, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होगी, ग्लोबल पीस होगा। जब लोग खुश होंगे तो ग्लोबल पीस लाइक सिचुएशन होगी ना। तो ये हमारा पॉइंट था और यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमने लेके चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स कंट्री। दिस पॉइंट, international cooperation through globalization helps countries to tackle resource scarcity peacefully आना चाहिए कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है ना, जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू बने हैं, वो हेल्प करते हैं कंट्रीज़ को कि अपने रिसोर्स स्कारसिटी को पीसफुली टैकल कर सकें। अब देखें, ये नाइल रिवर है, वो 11 कंट्रीज़ से पास होता है। तो नाइल बेसिन इनिशिएटिव हुआ 1999 में, ठीक है, जिससे जो है पीसफुली मामला तय पा गया कि वाटर मैनेजमेंट कैसे होगी और कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स कल्चर इंक्लूसिविटी रिड्यूसिंग एथनोसेंट्रिक हॉस्टिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? कल्चर इंक्लूसिविटी जो है ना वो प्रमोट करता है, कि मतलब आप दूसरे कल्चर को भी एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेरा कल्चर ही बेटर है और एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हों कि बस मैं ही अच्छा हूँ, मेरा कल्चर ही अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं, बाकी सबका कल्चर बुरा है। तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करती है इंक्लूसिविटी, कि आप दूसरे कल्चर्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी नफ़रत वगैरह कम होती है दूसरे कल्चर से रिलेटेड। अब इसमें एग्जांपल आ जाएगी या केस इन पॉइंट ये आ जाएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो होते हैं पाकिस्तान में भी होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, उनका कल्चर देखते हैं, उनका कल्चर सीखते हैं, नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, और आपके अंदर टॉलरेंस बढ़ जाती है कि अच्छा यार इट्स नॉर्मल, ठीक है। कुछ चीज़ें वेस्ट में नॉर्मल हैं, कुछ चीज़ें पाकिस्तान में नॉर्मल है, लाइक हिजाब जो है पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल है, जबकि वेस्ट में नॉर्मल नहीं है। वेस्ट में लड़कियां और ख़वातीन जो है वो स्कर्ट्स वगैरह पहन लेती हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल देयर, और हमारे कल्चर में जो है बुर्का वगैरह नॉर्मल है। तो ये कल्चर इंक्लूसिविटी की वजह से है ना। अब ये देखें, मैंने पॉइंट इसी तरीके से डिस्कस करना है वहाँ पे, अपना जब पैराग्राफ बनाऊँगा तो ये पॉइंट डिस्कस करूँगा, इसके थ्रू सपोर्ट करूँगा, और ये हमारा स्टार्ट या टॉपिक सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी हमारे पास एफ पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मीडिएट कन्फ्लिक्ट पीसफुली प्रिवेंटिंग एक्सकलेशन। अब देखें, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली जो है ना वो मीडिएट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये पुरानी एग्ज़ाम्पल है, ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA, ठीक है। अब क्या था कि जो ईरान और जो UK, US, फ्रांस, जो ग्लोबल पावर्स हैं, इनके दरमियान डील हुई थी। क्या डील हुई थी कि ईरान की जो है ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को देखा जाएगा, ऑब्ज़र्व किया जाएगा और इसको कम किया जाएगा। उसके एवज़ क्या होगा कि ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है ना वो हटा दी जाएंगी। तो दोनों तरफ से फ़ायदा होगा, यानी ईरान को भी फ़ायदा होगा और UK US का थ्रेट भी कम हो जाएगा। तो ये एक डील हुई थी जिसे JCPOA कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ, वरना ये आपस में लड़ते रहते। अब रिसेंटली तो लड़ रहे हैं, अब फिर पाकिस्तान ने मीडिएशन कराने की कोशिश की है, ऑल्दो सक्सेसफुल नहीं हुई, बट होपफुली फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली क्या करते हैं, मीडिएट कराते हैं, और ये दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आप रिसेंट एग्जांपल भी दे सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है,
ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इंश्योरिंग पीस। फिर हमारे पास आ जाता है ये पॉइंट के जी पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इंश्योरिंग पीस। अब इसमें क्या हमने केस इन पॉइंट दिया हुआ है, इसमें हमने ये केस इन पॉइंट दिया हुआ है कि ईस्टर्न यूरोप पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबलाइजेशन ने फैसिलिटेट किया था, क्या फैसिलिटेट किया था, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको फिर हमने जो है ना अपने मेन आर्ग्यूमेंट बनाना है और फिर हमने इसको सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट के तौर पे लेके मेन आर्ग्यूमेंट हमारा ये होगा, फिर इसको एक्सप्लेन करने के बाद इसकी सपोर्ट से जो है इसको प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट है मेरिटोक्रेसी इज़ प्रमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन प्रमोटिंग पीस। देखें आपका ग्लोबलाइजेशन के थ्रू तो मेरिटोक्रेसी होती है, मेरिट के थ्रू जो है ना आपको जॉब्स वगैरह मिलती हैं, आपके स्किल के बेस पे आपको जॉब्स वगैरह मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप केस इन पॉइंट आ जाएगा, ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री हायर बेस्ड ऑन स्किल्स रादर देन बॉर्डर्स। आपकी नेशनलिटी कोई भी हो, आपका रिलीजन कोई भी हो, मगर आपको काम आता है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही मिली है, तो आपका हक नहीं मारा जाएगा। तो इसकी वजह से वॉर या पीस नहीं हो, वॉर नहीं होगा, पीस होगा, और जिसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये पीस हो रहा है। तो हमारा जो मेन आर्ग्यूमेंट है, मेन पॉइंट है, वो एग्री हो रहा है। फिर हम इसके बाद फर्दर नीचे जाते हैं और इसमें जो है अब मेन हेडिंग मैंने बता दी, अब ये सेकेंडरी हेडिंग है। अब सेकेंडरी हेडिंग में हमारे पास आ जाता है कि चैलेंजेस फेस बाय ग्लोबलाइजेशन अचीविंग ग्लोबल पीस। तो क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहा है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल पीस को हासिल करने में या इस्टेब्लिश करने में। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफन बेनिफिट डेवलप्ड कंट्रीज डिसप्रोपोर्शनलिटी, मतलब ग्लोबलाइजेशन का मोस्टली फ़ायदा जो है ना वो डेवलप कंट्रीज़ को होता है। फॉर एग्जांपल सब सहारन अफ्रीकाज लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्पाइट इंटीग्रेटेड इनटू, आगे होगा कि इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोब कर दें या फिर वर्ल्ड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट कि सब सहारा की जो है, हाँ, सब सहारा अफ्रीका लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन जिससे डेवलप कंट्रीज़ ने फ़ायदा लिया कि वो लिमिटेड रखी कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, बाकी जो है ना भाड़ में जाए। नेक्स्ट है बी, दूसरा चैलेंज, आवर रिलायंस ऑन ग्लोबल ट्रेड मार्केट एक्सपोजेस कंट्रीज टू क्राइसिस, पाकिस्तान इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग ऑयल एंड डॉलर रिजर्व्स। मतलब आवर रिलायंस होता है ग्लोबल ट्रेड मार्केट पे। फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान जैसे रिलाई करता है बहुत ज़्यादा ही किस पे, ऑयल पे और डॉलर रिज़र्व पे, जिसकी वजह से जो है फ्लक्चुएट जब इनकी प्राइस होती है या सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या चैलेंज होता है। अब है ग्लोबलाइजेशन फोस्टर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बाय प्रोवाइडिंग अनइवन अपॉर्चुनिटीज़। अब अनइवन अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती हैं तो मतलब कि आपको एक फैसिलिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही, तो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगी। स्ट्रेटिफिकेशन इज़ अ सोशियोलॉजिकल वर्ड और इसका मतलब होता है कि डिवीज़न होती है, कि मतलब गरीब अमीर की डिवीज़न हो या जेंडर बेस्ड डिवीज़न हो, डिफरेंट, ठीक है। अब जब ये डिवीज़न होगी तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट फ्यूल्स पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म, मतलब कि एक बंदे को नौकरी मिल रही है, एक को नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपका वॉर होगा, पीस नहीं होगा, ठीक है। जबकि हमने लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है पीस के लिए मैंडेटरी है। अब देखें ग्लोबलाइजेशन की वजह से मेरे पास स्किल्स हैं, एजुकेशन है, तो मैं जो है अच्छी नौकरी मिल जाती है, मुझे रिमोट वर्किंग भी कर लेता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। एक और बंदा है जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसके पास स्किल नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो फिर क्या होगा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगी और ये ज़्यादा होती जाएगी कि अमीर अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब तर होता जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ग्लोबलाइजेशन से जो है ना न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके पास फेक न्यूज़ सेपरेट हो जाती है इजीली, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो जाती है अक्रॉस बॉर्डर्स।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये सारे जो मैंने 4 बताए हैं। इसके बाद अगर आप वे फॉरवर्ड देना चाहें सॉल्यूशन तो वेल एंड गुड है, आप 1 या 2 पॉइंट दे सकते हैं। और उसके बाद आपने लिख लेना है कंक्लूजन। ये सारी आपकी कम्प्रीहेंसिव जो है आउटलाइन है। अगर आप इस तरह की एक आउटलाइन बनाएंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। देखें डायरेक्ट टू द पॉइंट बात हो रही है, टॉपिक को हिट हो रहा है। और होपफुली आप अगर थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं तो मेक श्योर कि आपकी 100% नहीं तो 99% करेक्ट है, वरना आप स्किप कर दें, क्योंकि वहीं से ही आपकी वनरेबिलिटीज़ पता लग जाएंगी एग्जामिनर को, तो आपको जहाँ पे उसने जज करना है उसके लिए आसानी हो जाएगी। और इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो एक आपकी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बन जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में बताएं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।